नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का मिशन बंगाल। आज एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने सांसदों को दिया जीत का मंत्र। कहा, बिहार के बाद अब बंगाल की बारी। सांसदों ने पीएम को पहनाया बिहार का विजय हार। लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा। राहुल गांधी ने कहा, वोट चोरी राष्ट्र विरोधी कदम। तो अखिलेश यादव से लेकर कल्याण बनर्जी तक ने तत्काल एसआईआर रद्द करने की उठाई मांग। राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा। विपक्ष पर बरसे अमित शाह। शाह बोले, वंदे मातरम का विरोध गांधी परिवार के खून में। तो खड़गे बोले, अपमान करना मोदी शाह के खून में। सोनिया गांधी को कोर्ट ने भेजा नोटिस। नागरिक बनने से पहले ही वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने का आरोप। अगली सुनवाई 6 जनवरी 2026 को तय। सीडीएम बनने के बाद पहले ही संबोधन में आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ उगला जहर। कहा, भारत गलतफहमी में ना रहे, अब हमला हुआ तो पाकिस्तान भी कड़ा जवाब देगा। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के बंगाल मिशन की। एनडीए संसदीय दल की बैठक आज संसद भवन परिसर में आयोजित हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहम संदेश दिया। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद पीएम मोदी ने साफ कहा कि अब बिहार के बाद बंगाल की बारी है। गंगा बिहार से बंगाल जाती है, इसलिए बंगाल में भी जीत का झंडा फहराना है। बैठक में मौजूद सांसदों ने बिहार में रिकॉर्ड जीत के लिए प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन किया। मोदी को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। पीएम ने बिहार चुनाव जीत को गठबंधन की एकजुटता और नेतृत्व की ताकत बताया। पीएम ने नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए नीतीश को बिहार जीत का शिल्पकार भी बताया और कहा कि ये जीत राज्य के विकास और सुशासन की जनता की इच्छा को दर्शाती है। क्या पीएम मोदी का मिशन बंगाल अब शुरू हो चुका है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करनी पड़ेगी। सब लोग जान रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की वजह से बिहार का चुनाव जीते। ये केंद्र सरकार की योजना, केंद्र सरकार का पैसा जो 10,000 वहां की महिलाओं को दिया गया, जीविका दीदियों को, और इस वजह से चुनाव बिल्कुल वन साइडेड हो गया। लेकिन लीडर तो वही होता है जो जीत के श्रेय को अपने लोगों में बांट लेता हो और हार की जिम्मेदारी खुद पे लेता हो। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज वही किया। सारे लोग उनको माला पहना रहे, उन्होंने कहा कि नहीं, इस जीत के शिल्पकार नीतीश कुमार हैं और सांसदों की वजह से, एनडीए की वजह से ये चुनाव हम जीते हैं। तो एक बहुत बड़ा मैसेज। लेकिन इसका मकसद क्या था? मकसद यही था कि जिस हिसाब से तमाम सांसदों को बिहार में लगाया गया, उसी तरीके से अब बंगाल में तमाम सांसदों को लगाया जाएगा। अगला मिशन बंगाल का है, जो है बड़ा टफ। लेकिन यहाँ पे फतह पाने के लिए बहुत सारी चीज़ें पहले से की जा रही है और ऐसा लग रहा है कि आज जो खबर बाहर आई वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन जो बातें अंदर हुई, वहाँ जो कोऑर्डिनेशन बना है, उससे ममता बनर्जी अलर्ट जरूर हो गई होगी। जी, तो पीएम मोदी ने अपना अगला एजेंडा सेट कर दिया है। तो वहीं विपक्षी पार्टियों का सबसे बड़ा एजेंडा एसआईआर को लेकर लोकसभा में बहस हुई। आज लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा की शुरुआत हुई और बड़ी बात यह है कि शुरुआत राहुल गांधी ने नहीं, बल्कि कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने की। मनीष तिवारी ने कहा कि एसआईआर गैर कानूनी है। संविधान में पूरे राज्य में एक साथ एसआईआर को लेकर कोई कानून नहीं है, इसे तत्काल रोके। तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार और चुनाव आयोग मिलकर एसआईआर के बहाने अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं। साथ ही टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि एसआईआर वोट डिलीट करने का टूल बनकर रह गया है। तो वहीं शाम होते होते राहुल गांधी भी मैदान में उतरे। अपने भाषण के जरिए राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि आरएसएस देश कि सभी संस्थानों जैसे ईडी, सीबीआई, आईबी, आयकर विभाग और सबसे महत्वपूर्ण चुनाव आयोग पर कब्जा करना चाहता है और बीजेपी चुनाव में इसका इस्तेमाल भी कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी राष्ट्र विरोधी कदम है। राहुल के बयान पर जमकर हंगामा भी हुआ। शुरुआत में तो नहीं आए राहुल गांधी, लेकिन बाद में आए और उल्टी सीधी बातें कर गए। राहुल के बयान पर अब बवाल भी हो रहा है। देखिए, पहली बात ये समझिए, ये देश के साथ कितना बड़ा मजाक है।
कि पिछले सेशन में भी और इस सेशन में भी आपने इस एसआईआर के चक्कर में संसद में काम नहीं होने दिया। ये तो हकीकत है। और जब आपको मौका मिला कि आप अपनी बातें रखें, आप अपने भाषण का 70% जो है इधर उधर की बातों में, चुनाव और इलेक्शन में किस तरीके से बदलाव लाना चाहिए, इस पे तो कोई सजेशन किसी ने नहीं दिया। इस पूरे डिबेट का पूरा पर्पस ये था कि चुनाव प्रक्रिया में कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता है। एक व्यक्ति ने एक सुझाव तक नहीं दिया विपक्ष से, ये आप मांग करके आए थे। आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो कि वहां ये हो जा रहा है, वहां भाई अभी एसआईआर को लेकर के जो सवाल आपके थे, सारे सवालों का जवाब बिहार में जो एसआईआर हुआ उसमें आपको मिल गए। मनीष तिवारी वो ज्यादा ही कुछ कानून के ज्ञाता हो गए, अच्छे वकील है, सुप्रीम कोर्ट के वकील है, लेकिन यह मामला जो आप पार्लियामेंट में उठा रहे हो, यही बात आपके वकील पिछले 3 महीने से वो तो सुप्रीम कोर्ट में बोल ही रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, सुप्रीम कोर्ट के जजेस से आप ज्यादा कानून के जानकार हो गए। फिर आपके सजेशंस क्या है? आपके सजेशंस देश को पीछे ले जाने वाले हैं। राहुल गांधी करें कि नहीं, अब जो है बैलेट पेपर से हो, पूरी दुनिया आगे जा रही है, आपको बैलेट पेपर चाहिए। तो ये बहुत ही बड़ा जो आप मुद्दा उठा रहे थे, जो आपके हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा था वोट चोरी का, जो परफॉर्मेंस आज लोकसभा में विपक्ष का दिखा है, इसका मतलब यही है कि आपने अपने हाथ से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली और आज के बाद से ये एसआईआर का मुद्दा पूरी तरीके से मृत हो गया है। जी, तो लोकसभा में चुनावी सुधार पर चर्चा जारी है, तो वहीं राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष पर जमकर बरसे। शाह ने कहा कि जो लोग वंदे मातरम के महत्व को नहीं जानते वो इसे चुनाव से जोड़ रहे हैं। शाह के बयान को प्रियंका गांधी के बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। साथ ही शाह ने कहा कि वंदे मातरम का विरोध नेहरू से लेकर आज तक कांग्रेस नेतृत्व के खून में है। अमित शाह के बयान के बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने संबोधन में प्रियंका गांधी के बयान का समर्थन किया। खड़गे ने कहा कि सरकार वंदे मातरम पर बहस कर जनता की मूल समस्याओं से ध्यान भटकाना चाहती है। खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह हर मौके पर जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस नेताओं का अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। उन्होंने कहा, लेकिन ये तो स्वाभाविक है, पीएम जहां भी जाते हैं अमित शाह भी उनके पीछे पीछे जाते हैं। सर, आज राज्यसभा में वंदे मातरम की चर्चा के दौरान क्या कुछ हुआ? देखिए, वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कह दिया गया कि हम नहीं गाएंगे, इंडी गठबंधन का हिस्सा है। ओवैसी ने कल कहा हम नहीं गाएंगे। आज संसद के बाहर फिर से अरशद मदनी का बयान आ गया कि हम नहीं गाएंगे। अब कांग्रेस पार्टी के ऊपर ये जब आरोप लगता है कि भाई आप वंदे मातरम के पूरे गानों को जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो लिखा उसमें 4 स्टैंजा को आपने कह दिया भाई ये कम्युनल है, तो बाकी जो बचा सेकुलर है वो गाना आप क्यों नहीं गाते? आप क्यों नहीं कहते कि हमारे भाई, आप नासिर हुसैन को क्यों नहीं कहा कि आज भाषण दो? भाई आपके लीडर हैं, सांसद हैं। कोई मुस्लिम नेता चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा में, विपक्ष का कोई भी मुस्लिम नेता ये कहा कि हम गाते हैं, हम गाएंगे? आप तो विरोध ही कर रहे हो, अभी भी विरोध कर रहे हो, और जो लोग विरोध कर रहे हैं उसी के साथ तो कांग्रेस खड़ी है। तो अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है उस आरोप में तो कोई गड़बड़ी नजर नहीं आ रही। तो आपने साबित कर दिया कि वंदे मातरम जो है वो सिर्फ हिंदू गाएंगे, मुसलमान नहीं गाएंगे। यही सबसे बड़ा सवाल था
और देश की जनता को ये बात अब समझ में आ गई है। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। संसद की कार्रवाई के बीच में और जन्मदिन के खास दिन में सोनिया गांधी को आज कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी के खिलाफ जालसाजी करते वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के आरोप में नोटिस जारी किया है। आरोप है कि सोनिया गांधी ने बिना भारत की नागरिकता लिए वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया। इस मामले में अब 6 जनवरी 2026 को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। सर, आज तो कोर्ट का नोटिस भी पहुंच गया। सोनिया गांधी को क्या फंस सकती हैं? फंस गई? फंसने की अब बात क्या, ये तो वोट चोरी का मामला गांधी परिवार में ही आ गया। आप 1967 में राजीव गांधी से शादी करती है, लेकिन आपको 16 साल ये तय करने में लग जाता है कि हिंदुस्तान में नागरिकता लेनी है या नहीं लेनी है। इस बात को समझिए। ये तमाम मीडिया और ये सारे लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं। प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी जब पैदा हुए, उनकी मां विदेशी थी। और ये जो केस आया है, ये बहुत सारी चीजों को एक्सपोज कर रहा है। आप इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हो, आप वोट चोरी की बात कर रहे हो। सोनिया गांधी सिटीजन बनी 1983 में, तो 1980 में वोटर लिस्ट में नाम कैसे आ गया? तो वोटर लिस्ट में नाम आया है तो उसका मतलब आपने जो फॉर्म भरा होगा वो फर्जीवाड़ा किया होगा, या फिर आपने कानून तोड़ के। इसमें तो बिल्कुल फंसती चली जा रही है। और सोनिया गांधी की सबसे बड़ी मुसीबत ये इलेक्टोरल रोल में नाम होना ना होना नहीं है। सोनिया गांधी वो बाय बर्थ इंडियन नहीं है, ना ही नेचुरलाइजेशन की वजह से। वो बाय रजिस्ट्रेशन करा करके वो भारत की नागरिक बनी है, जिसे कैंसिल करने का ग्राउंड इस केस से पूरी तरीके से बनता हुआ दिख रहा है। यकीन मानिए, ये केस उलट पुलट हुआ तो सोनिया गांधी फिर हिंदुस्तान में नहीं रह पाएंगे, फिर इनको इटली जाना पड़ेगा। जी, आज की आखिरी खबर में बात दुश्मन देश पाकिस्तान की। पाकिस्तान के नए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपना पद संभाल लिया है और अपने पहले ही संबोधन में भारत के खिलाफ जहर उगला है। अपने भाषण में मुनीर ने कहा कि अगर भविष्य में पाकिस्तान पर कोई हमला होता है तो उसका जवाब पहले से भी ज्यादा तेज और कड़ा होगा। उन्होंने भारत को चेतावनी देते हुए कहा कि वो किसी गलतफहमी में ना रहे। मुनीर ने अपने बयान में अफगानिस्तान को भी चेतावनी दी है। कीदड़ भपकी दे रहे हैं आसिम मुनीर। देखिए, आसिम मुनीर ने तो बता दिया कि हम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो 4 दिनों में हम पिट गए। यही बात तो वो कह रहे हैं कि भारत कोई कंफ्यूजन में ना रहे। अगर इस बार हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। इसका मतलब पिछली बार करारा जवाब नहीं दे पाए। यही तो उसका लॉजिकल मतलब है। ये बड़ा सीरियस मसला है। भारत की सरकार, भारत की सेनाओं को अलर्ट मोड में चले जाना चाहिए और जरा कहीं भी जिससे पहले कि वो कुछ कर पाए, भारत को प्रिएम्प्टिव एक्शन लेने की आवश्यकता है। कारण पहलगाम जब हुआ उससे 2 दिन पहले ऐसी ही गिदड़ भभकी मुनीर ने दी थी। इससे पहले जब हुआ था तो उसने यही कहा ना, हिंदू मुसलमान हम कलमा पढ़ के ये करते हैं वो करते हैं, और उसके बाद ये एक्शन करवा दिया। वो सरवाइव करेगा तभी जब पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस हो। ये क्राइसिस हिंदुस्तान के साथ वॉर हो सकता है, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो सकता है, अफगानिस्तान के साथ वॉर हो सकता है। और उसने ठीक पहलगाम के पहले जिस तरह की चेतावनी दी वैसी ही चेतावनी दे रहा है। इसका मतलब ये है कि वो जरूर कोई दूसरा काम करने जा रहा है और भारत की सेना को बिल्कुल अलर्ट मोड में रहना चाहिए कि ताकि एक्शन के रिएक्शन में वो समय ना लगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।